तो ये टॉपिक आया था, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 9 नवंबर को। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर इज टू वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? ये वाला टॉपिक जरूर आया था और ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। मैं बताऊंगा इसमें आप लोगों के लिए क्या लर्निंग है, जिनके आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाले 25 नवंबर को है, 18 को है या फिर दिसंबर में। तो इस सेंटेंस की अगर मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो इसका मीनिंग क्या बनता है? इसमें इसने लिखा है कि किसी भी दूसरे कल्चर को समझने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दें। तो आप इसके साथ कितने सहमत हैं या असहमत हैं, ये आपने बताना था। अब यहाँ पर गलती क्या हो सकती है? बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है कि मैं इसके साथ कंप्लीटली डिसएग्री कर सकता हूँ, कुछ स्टूडेंट को लगेगा मैं इसके साथ पार्टली डिसएग्री कर सकता हूँ। तो ये क्या गलत है, क्या सही है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोगों को पहली बात तो यह है कि मल्टीनेशनल कंपनी का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो कंपनीज जिनकी ब्रांचेस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों को दे देता हूँ, जैसे सैमसंग है या आईफोन है, तो इनकी ब्रांचेस इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज में। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। वो कह रहा है कि किसी भी दूसरे कल्चर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। तो क्या वाकई हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करके कल्चर को सीख सकते हैं? इसके फेवर में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? अगर मैं एग्री करता हूं इसके साथ तो मैं लिख सकता हूं कि इन कंपनीज में पूरी दुनिया से लोग काम करते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से एक कंपनी में बंदे काम करते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज होना बिल्कुल ऑब्वियस होता है। लैंग्वेज में भी एक्सचेंज होता है, जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं एक दूसरे की जो भाषा होती है उसको भी सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कपड़े वगैरह जो पहनते हैं हम लोग उसको भी समझते हैं, बिहेवियर को समझते हैं, कस्टमर के साथ बात भी करते हैं। सपोज करो जैसे कोई बंदा इंडिया से अमेरिका गया है तो वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो कस्टमर हो गए वो इंग्लिश बोलते होंगे, तो उनके कल्चर को वो ऑब्वियसली समझेगा। तो ये इसके फेवर में पॉइंट जा सकता है कि हम एग्री करते हैं जी। ये बात तो होगी कि हम इसके साथ एग्री कर सकते हैं कि किसी भी और मल्टीनेशनल कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम दूसरे का कल्चर तो सीखते हैं। लेकिन इसके साथ हम डिसएग्री क्यों करेंगे? क्योंकि ये बेस्ट तरीका थोड़ी है। हम इसको बेस्ट तरीका कैसे मान सकते हैं? बेस्ट तरीका हम मान ही नहीं सकते इसको, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जो बंदे होते हैं उनकी परसेंटेज कितनी होती है? अब इंडिया से कितने लोग हैं जो बाहर जाकर कंपनी में काम कर रहे हैं? मेजोरिटी पॉपुलेशन इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से कितने परसेंट बंदे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं? तो क्या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना बेस्ट तरीका हो सकता है किसी भी कल्चर को सीखने का? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम अगर डिसएग्री वाले फेवर में जाएं तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम दूसरी कल्चर को समझ सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं या फिर वो टूरिस्ट बनकर बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्री के कल्चर को समझने के लिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है मेरे ख्याल से। तो अब हम दोबारा से आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि पार्टली एग्री करना चाहिए या कंप्लीटली डिसएग्री करना चाहिए। पार्टली करने वाला कोई इसमें फंडा है ही नहीं है, आप लोगों को डिसएग्री ही करना पड़ेगा। पार्टली कर भी लेते हो आप, पार्टली का मतलब अगर आप इस चीज़ को मान लेते हो कि अगर हम दूसरी कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम दूसरे देशों के कल्चर को सीख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी परसेंटेज जो है, वो काम करने वाले बंदों की परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। उनके पास लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, वो समझ ही नहीं पाते अच्छे तरीके से, और अगर समझते भी हैं तो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर दूसरे कल्चर को समझते हैं। तो पार्टली वाला तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप लोग इसकी कंसेशन दे सकते हो कि मैं ये मानता हूँ कि हम इससे सीख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस वर्ड के ऊपर है, बेस्ट के ऊपर। तो बेस्ट है या नहीं उसके ऊपर आपको आंसर देना, सारे का सारा आंसर आपका बेस्ट के ऊपर टिका हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको जो था वो कंप्लीटली डिसएग्री ही करना था इसके साथ। तो अगर मैं इसके थीसिस की बात करूं, जो कि हम इंट्रोडक्शन में जब हम रीफ्रेश करते हैं तो उसके बाद लिखते, तो आप ये लिख सकते थे कि आई एक्सेप्ट फ्यू पीपल कैन लर्न कल्चरल वैल्यूज बाय वर्किंग इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, येट आई बिलीव दिस इज नॉट द बेस्ट वे। अब यहाँ पे मैंने दोनों बातें लिख दी हैं, मैंने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत कम लोग जो हैं कल्चरल एक्सचेंज को सीख लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये बेस्ट तरीका
नहीं है, मतलब मैं पूरी तरह से इसके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ। अब मेरा जो पहला बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके जो है कुछ बंदे, थोड़े बहुत बंदे जो हैं वो लैंग्वेज, क्लोथ्स, बिहेवियर से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो आपको ये वाला सारा कुछ जो है दूसरे वाले में लिखना है, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में, कि दूसरे कौन कौन से तरीके हैं जो कल्चर को सीखने के सबसे बेस्ट तरीके हैं। तो इससे सीखने के लिए आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, की आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने करी है, जिनके साथ ये गलती हो गई उनको छोड़ दो, आप आगे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम अपने स्टूडेंट को ये सब चीज़ें बताते रहते हैं, अगर आप हमसे क्लासेस लेते हैं ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं जी 9 नवंबर वाले टास्क 1 की। तो टास्क 1 में क्या आया था स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस इन 3 यूरोपियन कंट्रीज। 3 कंट्रीज दी हुई थी, वहां पर उनकी फुटबॉल में कितने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो दिया हुआ। यहाँ पर 1000 में लिखा हुआ है, जिन्होंने परसेंटेज लिखा होगा वो समझ सकते हैं उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओवरऑल। मैंने नोटिस किया है मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ जैसे इसको हाईएस्ट बना दिया, इसको लोवेस्ट बना दिया, सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आप लोगों को ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चार्ट का ओवरऑल अगर आपने क्लियर नहीं लिखा है तो आपके बैंड नहीं आएंगे, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छे बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं। ओवरऑल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा इट इज़ क्लियर फ्रॉम द चार्ट दैट फॉर द फर्स्ट 12 ईयर इटली रिमेन्ड एट द टॉप पोजीशन इन द टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस अटेंडेंस इन कंपैरिजन टू अदर 2 countries. Whereas during the last 12 years, Germany reached the highest level of participation in 2004 and England at second. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले 12 साल का आपको पहले बताया है कि पहले 12 साल इटली ने टॉप किया है, और लास्ट वाले जो 12 साल हैं उसमें जर्मनी, आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो है, जर्मनी टॉप पे पहुंच गया है, इटली सबसे लीस्ट में फिनिश कर रहा है और इंग्लैंड सेकंड में हो गया है। तो चलिए एक और अच्छा सा ओवरऑल मैं आप लोगों को बताता हूं। इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द चार्ट दैट जर्मनी विच हैड द लीस्ट पार्टिसिपेशन इन द टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस इन द बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि जर्मनी जिसकी पार्टिसिपेशन टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस में बिगनिंग में सबसे कम थी, आप लोग देख सकते हैं जर्मनी जो था सबसे लीस्ट है, यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला, तो बिगनिंग में सबसे कम थी, हैड रीच द हाईएस्ट पोजीशन, तो मतलब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। वेयर एज इटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इन द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड। तो ये जो इन द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड है, ये दोनों कंट्री के लिए मैंने कॉमन लिखा हुआ है, मतलब जर्मनी भी लास्ट में जाके टॉप पोजीशन में पहुंच गया और इटली जो है वो भी लास्ट में जाके ड्रॉप हो गया, लीस्ट में पहुंच गया। अब इंग्लैंड की बात यहाँ पे करिए, मीनवाइल इंग्लैंड रिमेन्ड द सेकंड मोस्ट पार्टिसिपेटेड नेशन डिस्पाइट नोटिसेबल फ्लक्चुएशन। हालांकि जो इंग्लैंड है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए, पर फिर भी वो सेकंड मोस्ट पार्टिसिपेटेड नेशन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लैंड में जो फ्लक्चुएशन आई है, जब जैसे यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर ड्रॉप हुआ है, लेकिन मैंने ये लिखा है कि ये फिर भी सेकंड नंबर पर ही रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट लोवेस्ट मत लिखना अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे नाउन फ्रेजेस भी देख सकते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग वोकैबुलरी के ऊपर स्टूडेंट को फोकस नहीं करवाते हैं, हम लोग नाउन फ्रेजेस स्टूडेंट को सिखाते हैं, जिसका उनको फायदा मिलता है। विदाउट यूजिंग फैंसी वोकैबुलरी एंड वर्ड्स दे कैन गेट वेरी गुड स्कोर। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन चाहिए आने वाले टाइम में 18, 25 या दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए, तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी को क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक दे देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू वेरी मच।